हेलो दोस्तों। जब से मैंने अपनी रिज़ल्ट की वीडियो अपलोड की है और उससे पहले मैंने अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस की वीडियो भी अपलोड की थी, तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए मेरे, स्पेशली मेरी रिज़ल्ट वाली वीडियो पे। और बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट किए मुझको, मेरे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी अच्छी विशेस भी दी। और मैंने सबके कमेंट्स पढ़े और कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी थे अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो मैं अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं जितने आप लोगों को आंसर कर सकती हूँ, मैं उतने क्वेश्चन का मैं इस वीडियो में आपको आंसर करने का ट्राई करूँगी। क्योंकि जो मेरा चैनल है वो सिर्फ प्रिपरेशन से रिलेटेड, मतलब स्पेशली प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम खुद किसी एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं हो जाते, तो हम किसी और को गाइड करने की स्थिति में, मैं ऐसा मेरा पर्सनल मानना है कि मैं नहीं हूँ। क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी अगर मैंने सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करके कोई एग्ज़ाम क्लियर किया होता तो मैं ज़रूर आपसे वो स्ट्रैटेजी शेयर करती। लेकिन मेरी प्रिपरेशन में भी कहीं ना कहीं कोई कमी है और उसको मैं ढूँढने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसलिए मैं मुझे जितना पता है तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहला उसमें क्वेश्चन ये था कि मैंने कौन-सा कोर्स परचेज़ किया था। तो क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ही लिमिटेड था और इसीलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ पाऊँ, इसीलिए मैं कोर्स की तरफ गई। अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम होता या मैं थोड़ा और पहले से प्रिपेयर करना शुरू करती तो ऑफ़ कोर्स मैं बुक्स को ज़्यादा प्रेफ़र करती बजाय किसी कोर्स को परचेज़ करने के। लेकिन मेरे पास मैंने बहुत ही लिमिटेड जब टाइम रह गया था एग्ज़ाम का, तब मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया था, जो जीके वाला जो एग्ज़ाम था। तो जनवरी में एग्ज़ाम था, मैंने अक्टूबर लास्ट में उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू किया था। इसीलिए मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और अपनी यूनिवर्सिटी नाम से एक यूट्यूब चैनल था और उनका कोर्स मैंने परचेज़ किया था। उन्होंने मुझे नोट्स भेजे थे, जो नोट्स वो 2 बुक के फॉर्म में नोट्स थे और जो जितना भी सिलेबस था उसी में डिवाइडेड था। तो काफ़ी अच्छे ईज़ी नोट्स मुझे लगे और मैंने सिर्फ़ उन्हीं के नोट्स पे रिलाई किया था। उसके अलावा फिर मैंने कुछ नहीं पढ़ा इधर-उधर यूट्यूब से, या और भी बहुत सारे चैनल्स थे, ऑफ़ कोर्स उससे अच्छे भी होंगे। लेकिन बात यही है कि अगर हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो हमें उसी मटेरियल को 4 बार पढ़ना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, बजाय कि हम हर मटेरियल को एक-एक बार पढ़ें। तो मैंने उसी को बार-बार उन्हीं को रिवाइज़ किया था। उनकी ही मैंने टेस्ट सीरीज़ जो होती है वो भी परचेज़ की थी। एग्जैक्ट अमाउंट मुझे नहीं पता कि मैंने उस टाइम पे कितना पे किया था। तो और उसके बाद जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के लिए मैंने बेनीवाल सर का कोर्स परचेज़ किया था और कोर्स अच्छा था। लेकिन जो नोट्स होते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट होते हैं, फैक्ट्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब हमें किसी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है तो हमें बुक्स पढ़नी ज़रूरी है। और मेरी यही कमी रही कि मैंने इतनी ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी थी, खासकर राजस्थान से रिलेटेड। मुझको इतना आइडिया नहीं था कि कौन सी बुक्स ज़्यादा अच्छी है। मैंने बेसिक बुक्स ही पढ़ी थी जो मैंने अपने नेट की प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़ी थी, वही मैंने उस टाइम भी पढ़ी और इतना मैं बुक्स पढ़ भी नहीं पाई थी। इनफैक्ट जो उनका कोर्स था उसकी जो वीडियोस होती थी, क्योंकि सबकी लर्निंग टाइप अलग अलग होती है। किसी को खुद से पढ़ना पढ़ के समझ आता है, किसी को सुन के समझ आता है, किसी को देख के समझ आता है। मैं ऐसी इंसान हूँ कि मैं खुद से पढ़ने के बजाय मैं जब कोई वीडियो देखती हूँ, जब कोई बोलता है और साथ-साथ अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। ये मेरा टाइप है, मैं खुद से अकेले नहीं पढ़ सकती। तो ये मेरा टाइप है। तो इसीलिए मैंने कोर्स मेरे लिए यूज़फुल था, क्योंकि वो समझाते थे, उसमें वीडियोस चला लेती थी और उसके बाद में अपना जो मेरे पास पीडीएफ उसमें वो देते थे, तो वो उससे मैं पढ़ती जाती थी और वही मैंने पढ़ा था। क्योंकि मेरे पास आई थिंक 4-5 ही महीने थे प्रिपेयर करने के लिए। तो बुक्स इतनी मैंने उस टाइम पे
इतना बुक्स का सहारा नहीं लिया था, इसीलिए मैं आपको कोई बुक सजेस्ट नहीं कर पाऊँगी। यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो बुक्स से रिलेटेड हैं, बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ हैं। अभी जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, 1-2 लोगों ने बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ उस पे बनाई है, मैं देख रही थी, और बहुत डिटेल्ड वीडियो है हर टॉपिक, तो आप ऑफ कोर्स उनको प्रेफ़र कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। और कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि हम अपने कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाएँ, तो मैं यही कहूँगी कि आप बुक पढ़िए, ज़्यादा टफ़ जो जिस बुक की लैंग्वेज होती है उसकी तरफ मत भागिए। आपको जो बुक ईज़ी लग रही है, जिस बुक की लैंग्वेज आपको समझ आ रही है, आप सबसे पहले उस बुक को पढ़िए। उस बुक को 3-4 बार आप जब पढ़ लें तब नेक्स्ट उस पे जाइए, और अपना जो सोर्स है, आपका जो मतलब बुक्स हैं, उसको ज़्यादा बढ़ाने की जगह उसको लिमिटेड करके उसी को 4-5-6 बार, जितनी बार आप रिवाइज़ कर पाएँ उतनी बार आप रिवाइज़ कीजिए। और बस इतना ही था। हाँ, मतलब रिटन एग्ज़ाम के बारे में तो मैं इतना आप लोगों को गाइड नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा भी इतना अच्छा नहीं गया था। ऑफ़ कोर्स मैंने, क्योंकि बुक्स उस टाइम पे उतनी नहीं पढ़ी थी। लेकिन हाँ, इंटरव्यू के बारे में मैं आप लोगों को ज़रूर कुछ टिप्स दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने कोई ख़ास प्रिपरेशन की नहीं थी। मैं ऑलरेडी टीचिंग में हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, तो उसका मुझे इंटरव्यू में बहुत फ़ायदा मिला। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला जो मेरा पीएचडी चल रहा है उसका। तो मैंने ये सुना भी था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट में सीनियर टीचर्स हैं, तो उनसे मैंने पूछा था कि इंटरव्यू कैसे होता है। तो उन्होंने मुझे एक टिप दिया था कि इंटरव्यू को हम जिस डायरेक्शन में मोड़ना चाहें, थोड़ा सा ट्रिक करके, तो इंटरव्यू उस डायरेक्शन में चला जाता है। एग्ज़ाम्पल जैसे कि जब उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा कि मेरे 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, और मैंने कहाँ से किया, उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप पीएचडी भी कर रही हैं? तो मैंने कहा हाँ, और उन्होंने मुझसे टॉपिक अपना पूछा, तो जैसे ही मैंने उनको अपना टॉपिक बताया, तो उससे ही उनका पहला क्वेश्चन था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो उनको आंसर करते हैं, उसी में से उनका नेक्स्ट क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। जैसे कि जब मैंने उनको अपना टॉपिक बताया, तो उससे ही उन्होंने भारत में नारीवादी मुद्दे, तो उन्होंने बोला कि अच्छा, कौन-कौन से मुद्दे जैसे आप देखते हैं। फिर उन्होंने बोला कि आप राजस्थान के बारे में, आप मतलब राजस्थान से इतना कनेक्टेड क्यों हैं, और या आप यहाँ क्यों आना चाहती हैं? अब मैं चाहती तो इसका आंसर कुछ भी दे सकती थी, कि मतलब किसी भी परिप्रेक्ष्य में दे सकती थी, कि मुझे यहाँ के कल्चर बहुत पसंद है, मुझे राजस्थान बहुत पसंद है, यहाँ के लोग बहुत पसंद है, या मुझे इस जॉब की ज़रूरत है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। बट मैंने फिर से उसको अपने टॉपिक पे ही मैं ले गई, और मैंने उनको 3-4 नाम बताए थे महिलाओं के, जो राजस्थान से संबंधित थी। तो मैंने जिन 4 महिलाओं के उनको नाम बताए, नेक्स्ट क्वेश्चन उनका उन्हीं महिलाओं से था कि उन्हीं के बारे में आप थोड़ा-थोड़ा बताएँ कि आप इनसे कैसे प्रभावित हैं, या कैसे आप इनसे इंस्पायर होती हैं, ये महिला सशक्तिकरण का उदाहरण क्यों है आपके लिए? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उनका फिर उन्हीं महिलाओं में से एक को महारानी लक्ष्मीबाई, जो कि, क्योंकि मैं झांसी से हूँ, इसलिए झांसी से उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई को और उससे कंपेयर करके पूछा था। फिर एक और क्वेश्चन जो उनका सीता माँ और द्रौपदी पे था, तो वो भी महिलाओं से ही रिलेटेड था। तो और तो जो हम मैं जो आंसर उनको जिस तरीके से आंसर कर रही थी, वो उसी से मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। जैसे जब मैंने महिला सशक्तिकरण वर्ड यूज़ किया, जो मैं आंसर दे रही थी, तो मैंने जैसे सशक्तिकरण यूज़ किया, तो फिर उसी से उन्होंने आंसर क्वेश्चन मुझसे पूछा कि महिला सशक्तिकरण और महिला उत्थान में क्या अंतर है? तो इसीलिए हम जो आंसर कर रहे हैं, वो हमें बहुत ही सोच समझ के आंसर करना है, कि जो शब्द हम बोल रहे हैं, हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए। एक बात और मैंने सीखी अपने इंटरव्यू से, कि हमें एकदम से आंसर करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे 1-2 जगह जब उन्होंने मुझसे पूछा कि हम आपको मान लीजिए हमने आपको सिलेक्ट कर लिया, एक तरफ राजस्थान का कॉल लेटर रखा हुआ है, और एक तरफ आपका होम टाउन झांसी का कॉल लेटर है, तो आप किसको आप प्रेफ़रेंस में रखेंगी? तो मुझे उस टाइम पे 2 मिनट पॉज़ लेके
अपना आंसर फ्रेम करके उनको बोलना चाहिए था, क्योंकि वो आपको पूरा टाइम देते हैं कि हाँ आप सोच लीजिए अच्छे से और फिर आंसर कीजिए। बट मेरी गलती ये रही कि मैंने उनको तुरंत ये बोला कि हाँ मैं अपना होम टाउन झांसी प्रेफर करूँगी, क्योंकि झांसी से मुझको लगाव भी है, मैं रही हूँ झांसी में। लेकिन फिर मैंने ये भी बोला कि राजस्थान से भी मैं काफ़ी इंस्पायर होती हूँ, मैं यहाँ के कल्चर से बहुत इंस्पायर होती हूँ। और मैंने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत मन लगा के की है, तो मैं ये चाहूँगी कि मैं यहाँ पे भी मुझे मौका मिले। तो ये मैंने उनको बोला था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सही आंसर था। मुझे 2 मिनट पॉज़ लेके मुझे और अच्छे से अपना आंसर फ्रेम करके बोलना चाहिए था। तो 1-2 जगह अगर हमको लगता है कि वो कोई ऐसा ट्रिक क्वेश्चन वो जानबूझ के हमसे पूछ रहे हैं, तो हमें 2 मिनट आप पॉज़ लेके अपना आंसर दे सकते हैं। उसके बाद जब हम बोर्ड टीचिंग की बात करते हैं, तो बोर्ड टीचिंग भी, क्योंकि जब मैंने उनसे की उनके सामने, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप टीचिंग अच्छी करते हो और आप कहीं टीचर हो, आप कहीं पढ़ाते हो? क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस था टीचिंग करने का, इसीलिए उन्होंने समझ लिया था कि हाँ मुझे टीचिंग आती है। और मैंने उससे पहले बहुत सारी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी कि बोर्ड टीचिंग कैसे करते हैं। इतनी सारी टेक्निकल चीज़ें वो लोग बता देते हैं कि आपको ऐसे खड़ा होना है, आपको बोर्ड के इस साइड खड़ा होना है, आपको टॉपिक ऐसे लिखना है, आपको डेट डालनी है, आपको ये करना है, इस साइड से लिखना शुरू करना है। इतना कुछ करने की ज़रूरत, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इतना इतना टेक्निकल हो जाएंगे, तो हम खुद ही नर्वस हो जाएंगे वहाँ पे कि अरे मैंने सही लिखा कि नहीं, मैं हमारा माइंड उसमें ही रहेगा। बट ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ वहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस दिखाने की ज़रूरत होती है। क्योंकि मैं सिंपली वहाँ पे जब गई तो मैंने सिर्फ टॉपिक लिखा था, डेट डाली थी और मैं एक साइड खड़े होके मैंने आराम से उनको पढ़ाना शुरू किया। एक बात और, जो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, तो हमको उनको स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट करते हुए पढ़ाना है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अ, जब मैं मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं इंटरेक्ट करते हुए पढ़ाती हूँ। मैं 2-3 मिनट कंटिन्यू बोलने के बाद ज़रूर उनसे क्वेश्चन पूछती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 5-6 मिनट बोले जा रही हूँ, फिर बच्चों का जो जो उनका जैसे कि समझने की या उनका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत ही कम रहता है, तो वो उनका अटेंशन ना बहुत जल्दी भटक जाता है। तो ऐसे ही बोर्ड मेंबर्स हैं, तो अगर वो अगर आप उनके सामने टीचिंग कर रहे हो, तो उनका अटेंशन अपने पे रखने के लिए, अपनी टीचिंग स्किल्स पे रखने के लिए आपको उनसे इंटरेक्ट करना ज़रूरी हो जाता है। आप उनसे क्वेश्चन करते रहिए, मैंने भी उनसे क्वेश्चन किया था, हाँ। लेकिन वो आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, कितने भी अच्छे बोर्ड मेंबर्स हों, वो आप जब उनसे क्वेश्चन करेंगे अपनी टीचिंग के दौरान, तो वो आपको आंसर नहीं देंगे। तो आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कि डरने की ज़रूरत नहीं है कि अरे ये तो आंसर ही नहीं दे रहे हैं, या पता नहीं इनको पसंद आ रहा है या नहीं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आपका सुनते हैं कि आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो। जैसे जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो मैंने प्लेटो की जस्टिस थ्योरी पढ़ानी शुरू की। तो पहले मैंने उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दिया कि प्लेटो ने जस्टिस अपनी इस बुक में दिया है, और फिर मैंने उनसे ही पूछा कि अच्छा आप लोग बताइए, न्याय क्या है, आपकी नज़र में न्याय क्या है, क्या ये न्याय है? मैंने 2-3 और चीज़ें बोली, क्या अच्छा आपको क्या लगता है न्याय क्या है? और आपके जो हैंड मूवमेंट्स हैं ना, वो मतलब ज़्यादा ऐसे ऐसे ना जाके और बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं खड़े होना है। आपको अपने हैंड्स मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड मतलब रखना है। तो मैं पूछ रही थी कि अच्छा आप बताइए, और अच्छा आप बताइए, नहीं नहीं नहीं, ये तो न्याय नहीं हो सकता, अच्छा ये तो आपने ठीक बताया, लेकिन आप और सोचिए। तो उधर से मुझे आंसर नहीं मिल रहा था, लेकिन मैं क्वेश्चन भी कर रही थी और मैं आंसर भी उसका मैं ये समझ रही थी कि अच्छा उधर से आंसर आ गया, तो अच्छा ये आंसर ठीक है। लेकिन फिर मैं अपना जो मेरा टॉपिक था मैं उसको कंटिन्यू कर रही थी। तो इसी से उनको, और मैं थोड़ा स्माइल लेके, मतलब फेस पे बिल्कुल ऐसा नहीं था कि मैं डरी हुई थी, नर्वस नहीं दिखना है हमको, थोड़ा सा स्माइल, क्योंकि जब हम बच्चों के सामने भी जाते हैं ना, तो कई बार मैं इतने टाइम से पढ़ा रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है जब मैं क्लास में जाती हूँ और मैं नर्वस हो जाती हूँ इतने सारे स्टूडेंट्स को देख के, क्योंकि उन सबका जो नज़रें होती है वो मेरे ऊपर होती हैं।
तो कभी-कभी मैं भी नर्वस हो जाती हूँ, लेकिन हमको अपनी नर्वसनेस वहाँ पे दिखानी नहीं है। हम कुछ भी करके, जैसे कि हम उनसे क्वेश्चन करके कि अच्छा क्या हुआ? आपका दिन कैसा गया? आप कैसे हो? आप कल क्यों नहीं आए थे? आपको प्रीवियस टॉपिक समझ में आया कि नहीं? कहाँ तक हमने पढ़ लिया था? हम एक बार रिवाइज़ करें उसके बाद आगे पढ़ें, या हम सीधा कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये थोड़ी चीज़ें होती हैं। ऑफ़ कोर्स इतना आपको डिटेल में वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इंटरेक्शन एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम खुद को कंफर्टेबल कर सकते हैं बोर्ड मेंबर्स के आगे। तो यही मैंने किया था, क्योंकि मैं उनसे क्वेश्चन भी पूछ रही थी, तो आप भी ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। और आपको बस कॉन्फिडेंस, वो आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। वो ये नहीं देखते कि आपने अच्छा ये सही पढ़ाया। बहुत ही मुझे नहीं लगता कि वो उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं जो आप पढ़ा रहे हैं कि अच्छा ये गलत पढ़ाया, ये सही पढ़ाया। तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बस यही मेरा एक्सपीरियंस था, और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई ऐसे क्वेश्चन है, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रिपरेशन से ही रिलेटेड थे। हाँ, मेरे मार्क्स से भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए थे, ना मैंने थर्ड पेपर के किए थे, और ना ही मैंने अपने सब्जेक्ट के मार्क्स कैलकुलेट किए थे। और इंटरव्यू के तो मुझे पता ही नहीं है। तो मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए। और भी कोई क्वेश्चन था क्या? मोस्टली क्वेश्चन यही थे कि हम प्रिपरेशन कैसे करें, मतलब कौन सी बुक्स। तो मैंने, मेरा ये जो चैनल है वो पूरा प्रिपरेशन पे डेडिकेटेड नहीं है, क्योंकि मुझे यही लगता है कि मैं नहीं हूँ वो सही इंसान जो आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप लोगों को रिसर्च से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आपको पीएचडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो कि हमको टॉपिक कैसे चूज़ करना है, या रिसर्च, जो भी रिसर्च से जो कोर्स वर्क होता है, या जो भी रिसर्च से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वो मैं आपको उसका वीडियो बना के भी मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगी, या मैं कमेंट में भी आपको आंसर करने की कोशिश करूँगी। और बस इससे, रिसर्च से आप जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहें, तो इस वीडियो के कमेंट में आपको सारे अपने क्वेश्चंस डाल दीजिएगा, तो मैं उसके आंसर आपको कर दूँगी। ओके, थैंक यू।